नमस्कार साथियों। देखिए, आज आप और हम लोग इस पार्ट में ए बायोटेक फैक्टर पर चर्चा करेंगे। आपको ये ध्यान होगा, फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा। उस फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर चर्चा की थी, संगठन स्तर क्या होता है। संगठन स्तर में जैसे मैंने आपको एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ, छोटी सी फिल्म के रूप में बताता हूँ। सेल ने मिलकर टिश्यू बनाए थे, टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन बनाए थे, ऑर्गन ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर बॉडी यानी ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने मिलकर आपका पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ने मिलकर कम्युनिटी, और कम्युनिटी ने मिलकर मुख्य रूप से इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम ने बायोम, और बायोम ने बायोस्फीयर बनाया था। ये आपको बताया गया। अब जो स्टडी करनी है तो वह ए बायोटिक फैक्टर की स्टडी करनी है। तो ए बायोटिक फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर होते हैं? टेम्परेचर बहुत महत्वपूर्ण। दूसरा मुख्य रूप से आपका क्या आएगा? वाटर बहुत महत्वपूर्ण। तीसरा मुख्य रूप से क्या आएगा? आपका लाइट। और चौथा क्या आएगा? आपका सॉइल। तो विशेष ध्यान रखना, ये वाला और ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत सात ज्यादा क्वेश्चंस नीट एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस किए जाते हैं। नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से टेम्परेचर और वाटर में से किए जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि इससे पहले जैसे इकोलॉजी मैंने बताया था आपको, ध्यान होगा। इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म एंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विद ए बायोटिक फैक्टर। मतलब क्या हुआ? एक ऑर्गेनिज्म का उस ए बायोटिक फैक्टर के साथ क्या इंटरेक्शन पाया जाता है, क्या क्रियाकलाप होता है, इसी चीज की स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है। इसी चीज का स्टडी करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यदि चाहूं तो एक बार मैं इकोलॉजी की डेफिनेशन पुनः द्वारा से लिखने जा रहा हूं। तो वैसे पिछले पार्ट में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। हंस हैकल नामक वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से इस वर्ड का उपयोग किया था। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म एंड, इसका मतलब यहां आप एक वर्ड और लगा लें, एमोंग, एमोंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विद ए बायोटिक फैक्टर। ये मैंने द्वारा क्यों बताना चाहा? क्योंकि अब ए बायोटिक फैक्टर पर चर्चा करेंगे। क्या ए बायोटिक फैक्टर पर चर्चा करेंगे, इस वजह से मैंने डेफिनेशन लिखना चाहा। यानी कि सीधे सीधे क्या कहा गया? इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म एंड ए बायोटिक फैक्टर। ऑर्गेनिज्म का ए बायोटिक फैक्टर के लिए क्या इंटरेक्शन है, क्या इंटरेक्शन पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपका दे दूं, एग्जाम्पल दे दूं, एग्जाम्पल नंबर 1, क्रैब का सी एनिमोन के प्रति क्या इंट्रैक्शन रहता है, सी एनिमोन के प्रति क्या इंट्रैक्शन रहता है। दूसरा, बफेलो यानी कि भैंस जो आपने, उनके ऊपर एग्रेस क्या व्हाइट बर्ड्स पाए जाते हैं, व्हाइट बर्ड रहते हैं या होते हैं। गांव में देखा होगा व्हाइट बर्ड भैंस के ऊपर बैठती है, कभी कभार बैठती है कि नहीं बैठती है, तो वही कंडीशन। तीसरा मुख्य रूप से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं डेजर्ट रेट का। किसका दे सकते? डेजर्ट रेट का मुख्य रूप से एग्जाम्पल दे सकते। तो देखिए क्या होती है कंडीशन। क्रैब सी एनिमोन, यानी कि ये एक क्रैब है और इसके ऊपर सी एनिमोन, सी एनिमोन में इस प्रकार से कांटे पाए जाते हैं। ये जब जाता है पानी में, क्रैब चल रहा है, तो इसके दुश्मन इसके पास आते हैं, एनिमीज आते हैं, तो मुख्य रूप से सी एनिमोन क्या कर देता है? जैसे इस साइड जा रहा और इस साइड इसका दुश्मन आ रहा है, तो स्वाभाविक है सी एनिमोन यूं करके कांटे उसकी तरफ कर देता है, जिससे वो दुश्मन इसका भाग जाता है। क्रैब सुरक्षित हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। क्या इंटरेक्शन रहा क्रैब का? ये रहा कि सुरक्षा मिल गई उसको, और सी एनिमोन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया, यानी कि आपस का इंटरेक्शन है, ये क्रियाकलाप है। देखिए दूसरा, बफेलो व्हाइट बर्ड, क्या बफेलो
कि ऊपर व्हाइट बर्ड गांव में देखे होंगे, जब भैंस चरने जाती है घास में, जंगलों में चरने जाती है, तो व्हाइट बर्ड्स बैठे रहते हैं, पक्षियां बैठे रहते हैं। तो मुख्य रूप से क्या होता है कि जैसे घास भैंस खाती है तो उसमें जो इंसेक्ट पाए जाते, भैंस इस प्रकार से उसने किया तो इंसेक्ट वो उड़ने लगते हैं, तो भैंस को प्रॉब्लम होती है, उससे भैंस को प्रॉब्लम होती है। तो वो जो एग्नेट्स बर्ड है, पक्षी है, व्हाइट पक्षी है, वह मुख्य रूप से उसको क्या कर लेता, फीड कर लेता है। तो दोनों को मुख्य रूप से लाभ हो गया। तो ये इंट्रैक्शन है भैंस का उस पक्षी के प्रति और पक्षी का भैंस के प्रति इंट्रैक्शन है। डेजर्ट रेट, डेजर्ट रेट कहाँ पाया जाता है, कम पानी वाले एरिया में। तो पानी की कमी कैसे पूर्ति करेगा, तो ये वहां फैट को ब्रेक डाउन कर देता है, बसा को तोड़ता है, बसा को तोड़ता है। तो जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से इसको क्या प्राप्त होता है, पानी प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, पानी प्राप्त हो जाता है, और अपने जीवनचर्या को ये आराम से चलाता रहता है। तो ये मतलब आपको क्या करना है, इकोलॉजी के बारे में इतना पहले मैं बता चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में, लेकिन यहाँ मैंने क्यों बताना फिर एक बार मुनासिब समझा, क्योंकि ये बायोटिक के प्रति क्या इंट्रैक्शन पाया जाता है जीवों का, तो वो स्टडी करनी है। तो स्वाभाविक है कि टेम्परेचर मोस्ट इकोलॉजिकल रिलीवेंट फैक्टर होता है, मोस्ट इकोलॉजिकल रिलीवेंट फैक्टर है। आपके एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है, मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अजैविक कारक होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अजैविक कारक मुख्य रूप से टेम्परेचर के रूप में जाना जाता है। क्यों, क्योंकि स्वाभाविक है कि टेम्परेचर अलग अलग एरिया में अलग अलग पाया जाता है। जैसे पोलर एरिया की मैं बात करूं या हाई एल्टीट्यूड एरिया की मैं बात करूं, पोलर एरिया या हाई एल्टीट्यूड एरिया मतलब ऊंचे जो पहाड़ी एरिया होते हैं, तो वहां मुख्य रूप से सर्दी अधिक पड़ती है, वहां सर्दी अधिक पड़ती है। तो स्वाभाविक है ऐसे एरिया में कभी मैंगोज ग्रो नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि मैंगोज के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए रहता है, और इस एरिया का टेम्परेचर कैसे रहता है, लो रहता है। टेम्परेचर कैसा रहता है, लो। तो स्वाभाविक है मैंगो ट्री नेवर ग्रो इन पोलर एरिया, मैंगो ट्री नेवर ग्रो इन पोलर एरिया। अभी मैं लिख दूंगा, आप टेंशन ना लेना, पहले मेरी बात को सुन ले अच्छे ढंग से। ये दूसरा कि जैसे कि इनका जब टेम्परेचर मतलब आप कहें, अब अपन हाई एल्टीट्यूड एरिया में गए, अब लो एल्टीट्यूड एरिया में आए, या मतलब इक्वेटर एरिया में, तो इक्वेटर एरिया का जो टेम्परेचर होता है वह बहुत हाई होता है, या लो एल्टीट्यूड एरिया का टेम्परेचर हाई रहता है, 50 डिग्री सेल्सियस लाइक मतलब कहा जाए। या हाइड्रोथर्मल एरिया होते, जैसे हाइड्रोथर्मल बेंट्स जो होते हैं वहां 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है, तो भूमि से मुख्य रूप से गर्म पानी निकलता है। तो स्वाभाविक है जहां टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो उस स्थान पर मुख्य रूप से सर्दी वाले जो जीव है वहां पनप नहीं पाएंगे, कोल्ड वाले एरिया के जीव वहां मुख्य रूप से अपने आप को अडॉप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो स्वाभाविक है कि विशेष ध्यान रखें। स्नो लियोपार्ड का एग्जांपल आपके उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में। स्नो लियोपार्ड जो है वह मुख्य रूप से कभी केरला में नहीं पाया जाता। क्यों, क्योंकि केरला में मुख्य रूप से बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ती है, इस वजह से मुख्य रूप से वह वहां नहीं पाया जाता। दूसरी चीज मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताना चाहता हूं, जैसे कि पोलर बियर, पोलर बियर ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू मुख्य रूप से क्या होता है कि एक फिश के ऊपर सस्टेन करता है, फिश के ऊपर निर्भर रहता है, अपने जीवनचर्या को चलाता है। फिश है सालमन फिश। तो सालमन फिश मुख्य रूप से सी में पाई जाती है। जब सी से ये रिवर में जाती है, सी से मुख्य रूप से नदी में जाती है एग लेइंग करने के लिए, एग लेइंग करने के लिए वहां जाती है। तो वह और यह वापस जब एग लेइंग करने जाएगी फिर पुनः मुख्य रूप से जीवन यापन करने के लिए वापस आएगी, तो उस दौरान मुख्य रूप से ये जो बियर पाए जाते, इस बियर इनको फीड करने लगती है। जब टेम्परेचर वेरिएशन हुआ, टेम्परेचर वेरिएशन, तो इन्होंने मुख्य रूप से क्या माइग्रेट करना बंद कर दिया। जब माइग्रेट करना बंद कर दिया तो उस कारण से मुख्य रूप से क्या हुआ, ये पोलर बियर अपने आप को जीवित बनाए रखना है, तो एक पोलर बियर ने दूसरे पोलर बियर को खाना शुरुआत कर दिया। तो इस कंडीशन को मुख्य रूप से क्या कहा गया, कैनाबिलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैनाबिलिज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको क्या टेम्परेचर में पढ़ना है, तो लिख दूं, इसको लिख के एक बार बता देता हूं। सबसे पहले आप ये ले लें जरा, इसका क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको मैं लिख के बताता हूं। जो मैंने अभी चीजें बोली हैं अपने मुख से बोली है, तो उन चीजों को मैं लिख के बता रहा हूं, क्या कैसे कौन कौन से पॉइंट्स मेन होते हैं। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर ही लिखा जाएगा, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं टेम्प। तो इसका मेन पॉइंट क्या है, इसका मेन पॉइंट क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। इट इज मोस्ट इकोलॉजिकल
रिलीवेंट फैक्टर, यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है पर्यावरण का, पहली बात। दूसरी बात मुख्य रूप से मैं बताने जा रहा हूं कि पोलर एरिया या फिर मतलब कहा जाए हाई एल्टीट्यूड एरिया, हाई एल्टीट्यूड एरिया मतलब ऊंचे जो स्थान होते हैं, ऊंचे जो स्थान होते हैं, क्या ऊंचे स्थान जहां मतलब ठंड अधिक पड़ती है, ठंड अधिक पड़ती है, ऐसे स्थानों पर मैंगो ट्री जो होते हैं वह ग्रो नहीं करते हैं। मैंगो ट्री मुख्य रूप से क्या नहीं करते, ग्रो नहीं करते, यानी कि सीधे सीधे कह दिया, मैंगो ट्री नेवर ग्रो इन पोलर एरिया। लिख लीजिए, चाहे मैंगो ट्री नेवर ग्रो इन पोलर, मैंगो ट्री नेवर शब्द में लगा दूं, चलिए मैंने बोला था नेवर ग्रो इन पोलर एरिया। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से ये जो ट्री है वह मुख्य रूप से गर्मी वाले इलाकों में ग्रो करता है, पहली बात। दूसरी बात मुख्य रूप से कहा जाए, जैसे कि आपका ये हाई एरिया, ये इक्वेटर एरिया, तो इस इक्वेटर एरिया या फिर लो एल्टीट्यूड एरिया मतलब जहां टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा। देखिए पोलर एरिया और हाई एल्टीट्यूड एरिया में टेम्परेचर कैसा, यहां थोड़ा मैं लिखना भूल गया, टेम्परेचर इस जगह लिखा जाएगा, टेम्परेचर कैसा होता है, लो होता है, टेम्परेचर कैसा होता है, लो होता है। और इक्वेटर एरिया या लो एल्टीट्यूड एरिया में टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है। सच लाइक मुख्य रूप से 50 डिग्री सेल्सियस, सच लाइक 50 डिग्री सेल्सियस, तो स्वाभाविक है वहां गर्मी बहुत अधिक पड़ेगी, तो वहां मुख्य रूप से वही एनिमल रह सकते हैं जो अपने आप को एडॉप्ट कर चुके हैं, क्या कर चुके, एडॉप्ट कर चुके, वही रहेंगे। जैसे कि मुख्य रूप से कहा जाए स्नो लियोपार्ड जो है वो इस एरिया में नहीं रह पाते, केरला में कभी नहीं पाए जाते। तो यहां मैं लिख दूं एक एग्जाम्पल, स्नो लेपर्ड नॉट फाउंड इन केरला। क्या? स्नो लियोपार्ड नेवर फाउंड इन केरला, कभी केरला में मुख्य रूप से नहीं पाया जाएगा, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ एक एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं इस जगह, इसके लिए तो एक एग्जाम्पल, टूना जो फिश है वो पोलर एरिया में पाई जाती है, टूना जो फिश है वह ट्रॉपिकल एरिया में ही पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक चीज मुख्य रूप से ये होता है। दूसरा चीज मुख्य रूप से बताया जाता है, क्या दूसरी चीज जो, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि स्वाभाविक है कि ये देखिए कि टेम्परेचर कितना भिन्न हो रहा है। दूसरी बात मैंने बताई थी आपको, क्या बोला जाता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्या 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वह कहां पाया जाता है, थर्मल वेंट्स पर पाया जाता है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पाया जाता है। तो स्वाभाविक है, यानी कि भूमि से, धरती से गर्म पानी निकलता है, धरती से गर्म पानी निकलता है। अब सोचिए क्या स्थिति होगी। तो स्वाभाविक है यहाँ टेम्परेचर अलग, ये टेम्परेचर अलग, ये टेम्परेचर अलग है। तो टेम्परेचर मुख्य रूप से वहां के वातावरण को प्रभावित कर रहा है। वहां का जो वेजिटेशन है, वहां की जो हरियाली है, वहां की जो हरियाली है, घास है, पेड़ पौधे हैं या सब्जी है, वहां की वेजिटेशन यानी कि उसको प्रभावित कर रहा है। जब वेजिटेशन इफेक्ट होगा टेम्परेचर के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर वहां का जो ऑर्गेनिज्म जो रह रहा है उस स्थान पर, वह भी प्रभावित होता है टेम्परेचर के कारण। तो एक चीज मुख्य रूप से आप ये अच्छे ढंग से इस चीज को समझ लें। 2 मिनट सेकंड रुकेंगे जरा।
हाँ नमस्कार बाबूजी। देवेंद्र तोमर का नंबर मैं देखता हूँ, मैं थोड़ा सा बाहर हूँ अभी। हाँ चलो मैं पहुँच के मैसेज करता हूँ। चलिए, तो सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या बताया जाता है कि आपके, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपका लिया था पोलर बियर के बारे में, कि पोलर बियर मुख्य रूप से जो है वह मुख्य रूप से एक फिश पर सस्टेन करते हैं। ये फिश मुख्य रूप से जैसे सी में पाई जाती है, रिवर में जाकर एग लेइंग करती है, तो उनको खाती है और बने रहते हैं। लेकिन टेम्परेचर वेरिएशंस के कारण जब फिश ने माइग्रेट करना बंद कर दिया, तो स्वाभाविक है कि ये जो पोलर एरिया के जो भालू थे, बियर थे, तो ये मुख्य रूप से एक अपनी ही जाति के भालू को खाने लगे। इस कंडीशन को क्या कहा जाने लगा? कैनाबिलिज्म। इनमें कैनाबिलिज्म मुख्य रूप से डेवलप हो गई। तो एक चीज आप ये नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आपका आता है यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल के बारे में बताया जाएगा। तो स्वाभाविक है कि सुन लीजिए यूरीथर्मल क्या होता है, अभी मैं लिख के बता दूंगा, पहले सुन लिया करें। यूरीथर्मल क्या होता है, स्टेनोथर्मल क्या होता है, भाई देख लें। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरे जो नोट्स हैं, आपको प्रत्येक चैप्टर की फर्स्ट वीडियोस जो रहती है, उस फर्स्ट वीडियोस के, प्रत्येक चैप्टर की फर्स्ट वीडियोस की जो में आप देखेंगे तो वहां मुख्य रूप से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और आप लोग जो कह रहे हैं नोट्स लिखाने की, तो नोट्स लिखाया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि मैं समझाने पर इतना ध्यान नहीं दे पाऊंगा। तो आप शांति से जो फोटो लेते चलें या इन पर घर पर प्रिपेयर करें ना, नोट्स बनाने की कोशिश करें। मैं नोट्स, चलिए मैं नोट्स बनवा दूंगा, चलिए आपको मैं फोटो कॉपी के लिए दे दूंगा, आप फोटो कॉपी करा लेना, ठीक है ना। चलिए, तो यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल क्या होते हैं, इस चीज को समझ ली। यूरीथर्मल में जैसे कि आप और हम लोग आ गए, क्या यूरीथर्मल में आप और हम लोग आ गए, यानी कि सीधे सीधे कहा जाए कि ऑर्गेनिज्म कैन सस्टेन वाइड रेंज टेम्परेचर। ऑर्गेनिज्म कैन सस्टेन वाइड रेंज टेम्परेचर, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ठंड में भी रह लेते हो और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो गर्मी में भी रह लेते हो, अपने आप को मेंटेन कर लेते रहते हैं। तो इस कंडीशन में मुख्य रूप से इसको क्या कहा जाता है, आप और हम लोग आ गए, यानी कि सीधे सीधे क्या है, ह्यूमन। ह्यूमन गर्मी में भी रह लेता है और सर्दी वाले स्थानों पर भी रह लेता है। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, यूरीथर्मल के नाम से जाना जाता है। चलिए लिख के मैं बता देता हूं आपको। चलिए इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। आहा, देखिए यूरीथर्मल, तो यूरीथर्मल में मैंने क्या बताया, ऑर्गेनिज्म, लिखिए चलिए, ऑर्गेनिज्म कैन सस्टेन, organism can sustain in wide range temperature। ठीक है, organism can sustain in wide range organism। इसका क्या मतलब हुआ कि सीधे सीधे लो एंड हाई दोनों में मुख्य रूप से, चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख लें, लो एंड हाई टेम्परेचर, लो एंड हाई टेम्परेचर। एग्जाम्पल आप अपना ही दे दें, ह्यूमन, जैसे कि आप और हम लोग देखते हैं कि चाहे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, चाहे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, सर्दी में कितना तापमान कम हो जाता होता है टेम्परेचर की नहीं, गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। तो आप और हम लोग मुख्य रूप से वहां उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नहीं बढ़ाते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को नहीं बढ़ाते, अपने बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को मुख्य रूप से चेंज नहीं करते, उसके अकॉर्डिंग मुख्य रूप से ऑटोमेटिकली अपना टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इस कंडीशन को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो स्वाभाविक है होम्योस्टेसिस बाहरी वातावरण के प्रति अपना बॉडी का टेम्परेचर या अपनी बॉडी हमेशा एक बनी रहे, कि नहीं हम दृढ़ हैं कि हमारा यही रहेगा, इसको हम बदलने नहीं देंगे।
वार्म ब्लडेड होते हैं आप और हम लोग। कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। तो ये कंडीशन मुख्य रूप से क्या कहलाती है? ऑर्गेन कैन सस्टेन इन वाइड रेंज टेम्परेचर। ऑर्गेन मुख्य रूप से सस्टेन कर जाए तो उस कंडीशन को यूरिथर्मल कहा जाता है। दूसरा आता है स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल, तो स्टेनोथर्मल में मुख्य रूप से क्या बताया जाता है? क्या स्टेनोथर्मल में क्या बताया जाता है? स्टेनोथर्मल में बताया जाता है कि ऑर्गेनिज्म कैन सस्टेन इन, सस्टेन, यहां बस केवल एक शब्द का अंतर करना है। यहां क्या करना है? एक शब्द का अंतर करना है। सस्टेन ओनली इन नैरो टेम्परेचर। नैरो टेम्परेचर, विशेष ध्यान रख लीजिए, नैरो रेंज टेम्परेचर। तो लिखिए ऑर्गेनिज्म कैन sustain only in narrow range टेम्परेचर। यानी नैरो रेंज टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? बहुत कम टेम्परेचर पर, बहुत कम टेम्परेचर पर मुख्य रूप से जो अपने आप को मेंटेन कर लेता है, तो उसको, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? स्टेनोथर्मल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्नो लियोपार्ड। चलिए ले लीजिए इसका फोटो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेम्परेचर समाप्त। बस इतना ही टेम्परेचर में आपको तैयार करना है, ये मान के चलिए। टेम्परेचर में आपको बस इतना ही पढ़ना है। ले लीजिए इसका जरा स्क्रीनशॉट। इसके बाद आपका दूसरा फैक्टर आता है वाटर। दूसरा फैक्टर कौन सा आता है? वाटर। तो वाटर भी मुख्य रूप से सेकंड या इसके बाद का महत्वपूर्ण, क्या महत्वपूर्ण है? चलिए पहले मिटा दूं मैं। देखिए आपको यही पता है कि प्रत्येक सेल का लगभग 70 से 80% भाग प्रोटोप्लाज्म का वाटर के द्वारा बनाया जाता है। अपनी सेल में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म में मुख्य रूप से एबायोटिक फैक्टर का वाटर पाया जाता है, जो लगभग उस प्रोटोप्लाज्म का 70 से 80% भाग बनाने का कार्य करता है। पहली बात। दूसरी बात, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, वह अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो यही वाटर CO2 के साथ मिलकर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बनाता है। यही वाटर मुख्य रूप से किसके साथ मिलकर? CO2 के साथ मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गेनिक फूड मटेरियल यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो इस वजह से मतलब अपने शरीर में होने वाली विभिन्न फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शन होती हैं, अपने शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए पानी की बहुत अत्यधिक आवश्यकता होती है। अब पानी मुख्य रूप से कैसा हो सकता है? क्या पानी कैसा हो सकता है? यूरी स्टेलाइन हो सकता है। क्या हो सकता है? यूरी हेलाइन, सॉरी, क्या हो सकता है? यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन हो सकता है। तो ये यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन का क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसे एनिमल जो किसी भी प्रकार के लवण वाले पानी में अपने आप को एडॉप्ट कर लेते या रह लेते, तो उसको कहा जाता है यूरी हेलाइन। क्या? यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ए वाइड रेंज ऑफ साल्ट। वाइड रेंज ऑफ साल्ट, लवण मतलब क्या? पानी में, पानी वाला मतलब पानी में दो प्रकार का होता है, आपको मतलब ये तो पता है। साल्ट, समुद्री पानी कैसा होता है? साल्ट वाला होता है, उसमें साल्ट बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। फ्रेश पानी, नदियों का पानी या तालाब का पानी या झील का पानी जो होता है, उसमें मुख्य रूप साल्ट की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो स्वाभाविक है कि वहाँ के जीव अलग होंगे, समुद्र की मछलियां अलग होंगी और मुख्य रूप से फ्रेश वाटर की मछलियां अलग होंगी। इसका मतलब ये हुआ समुद्र की मछली कभी भी फ्रेश वाटर में नहीं रह पाएगी और फ्रेश वाटर की मछली कभी भी मुख्य रूप से समुद्र में नहीं रह पाएगी। अब रहेगी तो मुख्य रूप से कुछ ना कुछ एडॉप्ट करना पड़ेगा इसको। क्या? कुछ ना कुछ एडॉप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से सीधे सीधे ये कहा जाता है कि आपका पानी का पीएच अलग होता है। प्रत्येक पानी का पीएच अलग मिलेगा, केमिकल कंपोजिशन मुख्य रूप से अलग मिलेगा, टेम्परेचर वाटर का अलग मिलेगा। अलग अलग स्थान का टेम्परेचर, भाई ठंड वाले इलाके में जा रहे हैं तो वहां पानी का जो टेम्परेचर होगा वो बिल्कुल लो होगा। गर्मी वाले इलाके में जा रहे हैं, जैसे गर्मी के सीजन में पानी का टेम्परेचर मुख्य रूप से बढ़ जाता है। समुद्र की बात कर ले तो वहां साल्ट कुछ अलग पाया जाएगा, रिवर या मतलब लेक, झील में साल्ट अलग पाया जाता है। तो स्वाभाविक है कि पानी की भी कंडीशन बच्चों मुख्य रूप से अलग अलग होती है। वहां का पीएच अलग होगा, वहां का केमिकल कंपोजिशन अलग होगा, प्रत्येक पानी का टेम्परेचर अलग होगा वाटर का, और साल्ट कंडीशन मुख्य रूप से सॉरी
अलग होगा। अब फ्रेश वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन कैसी होती है, लो होती है। तो सुन लीजिए, आपको सबसे पहले मतलब यहां मैं वाटर लिखने जा रहा हूं, इसको मैं डाल दूं, ये फैक्टर हो चुका आपका, तो वाटर लिखा। तो आपको ये पता है कि लाइफ का ओरिजिन कहां हुआ है, लाइफ का ओरिजिन आपको पता है पानी में ही हुआ है। लाइफ का सबसे, यानी कि ये देख लीजिए, महत्वपूर्ण बात मुख्य रूप से बताई गई, पानी का ओरिजिन यहां हुआ है। तो स्वाभाविक है पानी कितना महत्वपूर्ण है कि सेल का 70 से 80% भाग मुख्य रूप से पानी बना रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, तो स्वाभाविक है कि वहां मुख्य रूप से रहने के लिए इनकी सारी कंडीशन अलग अलग होती है। पीएच अलग होगा, टेम्परेचर अलग होगा, क्या पीएच अलग होगा, डिफर होगा, टेम्परेचर डिफर होगा, आपके साल्ट डिफर होगा, सारी कंडीशन जब डिफर है तो स्वाभाविक है किस प्रकार से क्या कंडीशन होगी। तो फ्रेश वाटर में, चलिए यहां मैं बात कर रहा हूं फ्रेश वाटर की। आपको फ्रेश वाटर मतलब जानते हैं, फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं कि स्वच्छ पानी, स्वच्छ पानी से यहां मतलब फ्रेश का मतलब स्वच्छ होता है ना। फ्रेश वाटर में मुख्य रूप से 5% पीपीटी, क्या 5% लोअर देन, ये साइन मुख्य रूप से किसका है बच्चों, मुख्य रूप से किसका है, लो लेस देन बोलते हैं ना, लेस देन 5 से मुख्य रूप से पीपीटी यानी कि पार्ट्स लिख लीजिए, चलिए पार्ट्स पर थाउजेंड, पार्ट्स पर थाउजेंड यहाँ पीपीटी की फुल फॉर्म है। तो जब ये कंडीशन मुख्य रूप से होती है किसकी, नॉर्मल की। सी वाटर की क्या कंडीशन होती है, ये आपको रटने पड़ेंगे, विशेष ध्यान रखें, ये आपको क्या करने पड़ेंगे बच्चों, रटने पड़ेंगे। ये तो कंडीशन आपको ध्यान में रख लीजिए कि 30 से 35 पीपीटी रहती है, क्या रहती है, पार्ट्स पर थाउजेंड, पीपीटी की फुल फॉर्म पार्ट्स पर थाउजेंड। और आपका मुख्य रूप से हाइपर सेलाइन, हाइपर सेलाइन लेगून, हाइपर सेलाइन जो लेगून होते हैं वहां का जो टेम्परेचर होता है वो मोर देन, मतलब टेम्परेचर नहीं सॉरी, साल्ट की कंडीशन मोर देन 100 पीपीटी होता है। तो स्वाभाविक है साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी अधिक है, साल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ मुख्य रूप से कितनी, यानी कि 3 प्रकार की कंडीशन पाई जा रही है कि ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन। फ्रेश वाटर में मुख्य रूप से साल्ट की कंडीशन ये रहती है, लेस देन 5 पीपीटी। सी वाटर में मुख्य रूप से 30 से 35% साल्ट पाया जाता है, साल्ट की कंसंट्रेशन होती है। हाइपर सैलाइन लैगून में साल्ट की कंसंट्रेशन यानी कि लवण की सांद्रता क्या होती है, 100 पीपीटी से अधिक होती है, यानी मोर देन 100 पीपीटी, मोर देन 100 पीपीटी रहती है। इस कंडीशन में मुख्य रूप से क्या होगी, फिश की तुलना करें, यानी कि यहाँ की जो फिश है वो यहाँ नहीं रह पाएगी, यहाँ की फिश यहाँ नहीं रह पाएगी। यदि रहती है तो कंडीशन क्या होंगी, क्या उत्पन्न मुख्य रूप से उनमें कंडीशन होगी, क्या देखिए, सपोज दैट कि ये फिश है, फ्रेश वाटर फिश, ये फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है। फ्रेश वाटर फिश में मुख्य रूप से आपका क्या बताया जा रहा है कि लेस देन 5 पीपीटी। स्वाभाविक है मैं इस मछली का पीपीटी बताने जा रहा हूं कि आपका मान लीजिए 15 पीपीटी है, कितना है, 15 पीपीटी इसकी बॉडी के अंदर का। तो स्वाभाविक है जब 50 पीपीटी है और फ्रेश वाटर का क्या है, तो इससे साल्ट, इसमें यदि रहना है, इसमें यदि इसको रहना है तो इससे साल्ट मुख्य रूप से क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, इससे साल्ट बाहर निकलेंगे। क्यों, क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ का जो फ्रेश वाटर का साल्ट कंसंट्रेशन है वह कितनी है, लेस देन 5 है। ये क्या है, मैं आपको लिखे देता हूं, साल्ट कंसंट्रेशन, क्या है, साल्ट कंसंट्रेशन। तो ये साल्ट कंसंट्रेशन फ्रेश वाटर में जब ये फिश रह रही है, ये लीजिए मैंने फ्रेश वाटर बना दिया, ये यहां रह रही है, इसका साल्ट कंसंट्रेशन ये और इसका ये 15 है। तो स्वाभाविक है कि इससे
जो आयंस हैं, इससे जो आयंस है वो बाहर निकलेंगे, इससे आयंस मुख्य रूप से बाहर निकलेंगे। अब जब इनसे आयन बाहर निकलेंगे तो इसकी कंडीशन क्या होगी, तो यहाँ एक आयनोसाइट सेल्स पाई जाती है, इनमें आयनोसाइट सेल्स पाई जाती है। आयनोसाइट एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आयन को बॉडी में पहुंचा डालती रहती है, बॉडी में। अब इससे निकल रहे हैं लेकिन इसका नेचर 15 पीपीटी के लिए, तो क्या होगा, तो आयनोसाइट सेल्स जो इसमें पाई जाती हैं, विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं, ये आयनोसाइट सेल्स मुख्य रूप से यहां से पानी को लेकर एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा इसमें मुख्य रूप से आयन को पहुंचाती रहती हैं। जब ये कंडीशन होगी तो मुख्य रूप से पानी क्या होगा, बाहर से पानी अंदर प्रवेश करेगा, बाहर से पानी अंदर प्रवेश करेगा। जब बाहर से पानी अंदर प्रवेश करेगा तो ये फूलेगी, और फूलेगी तो हो सकता है फट सकती है। क्या फट सकती है, तो स्वाभाविक है कि इस दौरान इसको क्या करना पड़ता है, इस दौरान इसको यूरिन अधिक बाहर निकालना पड़ता है। भाई पानी कैसे भी तो मेंटेन करोगे, पानी को कैसे, जब स्वाभाविक है कि ये है, जब इसका बाहर का ये, तो ये बाहर निकलेंगे, आए साल्ट बाहर निकलेंगे, पानी अंदर आएगा। जब पानी अंदर आएगा तो मुख्य रूप से पानी, उसका शरीर तो फूलेगा कि नहीं, अब फूलने से या फटने से बचना है तो मुख्य रूप से कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये फिश क्या करती है कि मूत्र को अधिक बनाती है, यूरिन को मुख्य रूप से अधिक बनाती है। तो स्वाभाविक है कि जब यूरिन को अधिक बनाएगी तो स्वाभाविक है कि वह बॉडी मेंटेन बनेगी, यानी कि साल्ट लॉस हो रहा है। ये कंडीशन क्या हो रहा है, साल्ट लॉस हो रहा है। इस कारण से लार्ज क्वांटिटी में यूरिन बाहर निकलता है। जिससे ध्यान रख लेना, साल्ट लॉस के फलस्वरूप फिश में यूरिन अधिक बनता है, यूरिन अधिक बनता है, तो उस कारण से मुख्य रूप से यह मेंटेन बनी रहती। अब यदि ये फिश है, इसी फिश को मैं मुख्य रूप से क्या कर दूं, यहां फ्रेश वाटर लिया था, यहां मेराइन ले लूं, क्या, यानी कि ये सी वाटर, मेराइन का सी वाटर होता है। तो देख लीजिए क्या कंडीशन है, फिश को बना दूं मैं। देखिए ये फिश बनाई गई, इसका वही है, इसका कितना है 15 पीपीटी कंसंट्रेशन है, बॉडी कंसंट्रेशन साल्ट पाया जा रहा है। तो और इसका कितना है, सी वाटर का देखिए ये लिखा हुआ है 30 से 35 पीपीटी है। ये मेराइन बना दिया, समुद्र बना दिया, इसमें ये पानी भरा हुआ और इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ये वाली है। तो स्वाभाविक क्या होगा, इसकी साल्ट की कंसंट्रेशन ये है, तो कंडीशन क्या होगा कि ये जो साल्ट है वो अंदर प्रवेश करेंगे, साल्ट अंदर प्रवेश करेंगे, तो इसमें जो पानी होगा वो पानी मुख्य रूप से कहां, बाहर निकलेगा। इसका पानी क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, जिससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अपने शरीर से पानी का अत्यधिक मात्रा में बाहर निकालना क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है कि नहीं कहलाता है। तो यही मुख्य रूप से इसको क्या हो जाती है, इस फिश को डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो यहाँ दो शब्द आपको वाटर में, देखिए वाटर में बस बहुत, इतना ही बहुत है, सफिशियंट है ये वाटर के लिए, बहुत है, इतना आप पढ़ लोगे, आपकी एनसीईआरटी इतना ही बोल रही है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है यह भी, मैंने आपको बता दिया कि भोजन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। पहली बार जीव भी यही उत्पन्न हुआ था, पहली बार जीव भी मुख्य रूप से यही उत्पन्न हुआ था। अपनी बॉडी से बेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए पानी की बहुत अत्यधिक आवश्यकता होती है। दूसरी चीज़ मुख्य रूप से जो सेल होती है, सेल का कंपोजिशन जो वाटर का होता है 70 से 80% वाटर ही पाया जाता है। पहली चीज़ तो ये हुआ। इसका जरा आप ले ले एक सुंदर सा फोटो, फिर मैं यहीं आपको यूरिन हेलाइन और स्टेनो हेलाइन बताता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने आपको यूरिन थर्मल बताया था, स्टेनो थर्मल बताया था, बिल्कुल वही है, कोई अंतर नहीं है। यूरिन हेलाइन में आपको क्या बताना, लिख लीजिए, मैं अब यहाँ जगह नहीं है मैं तो लिखूंगा नहीं। यूरिन हेलाइन में मुख्य रूप से क्या बताया जाता है कि ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ए वाइड रेंज ऑफ साल्ट, ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ए वाइड रेंज ऑफ साल्ट, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मुख्य रूप से वाइड रेंज वाली साल्ट में, यानी कम साल्ट हो उसमें भी सस्टेन कर जाए, और अत्यधिक साल्ट है तो मुख्य रूप से उसमें भी सस्टेन कर जाए, तो वो कंडीशन सर्वाइव, सस्टेन की सर्वाइव कह लें, तो सर्वाइव, कम में भी सर्वाइव करता हो, अत्यधिक में भी मुख्य रूप से सर्वाइव करता हो, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, यूरी हेलाइन कहलाती है। लेकिन स्टेनो हेलाइन मतलब क्या हुआ, स्वाभाविक है कि ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन लेस साल्ट,
रेंज, लेड लेस साल्ट रेंज, यानी कि नैरो साल्ट रेंज में, नैरो कम साल्ट वाले पानी में मुख्य रूप से जो सिर्फ सरवाइव करते हैं, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, स्टेनोहेलाइन के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, पहला टेम्परेचर बताया, दूसरा वाटर बताया, तो ये दो फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण हैं। तीसरा फैक्टर आता है लाइट। लाइट ये नहीं है कि घर की बिजली की मैं बात कर रहा हूँ, लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, सनलाइट वाली लाइट की बात कर रहा हूँ। तो लाइट और टेम्परेचर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेटेड होते हैं, सुन लीजिए। जब सनलाइट मुख्य रूप से अत्यधिक होती है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जब सूर्य भगवान जाने को होते हैं तो स्वाभाविक धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगता है। तो ये टेम्परेचर और लाइट एक दूसरे को मुख्य रूप से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ अपन बात कर रहे हैं लाइट की। पहले ले लीजिए इसका, फिर लाइट लिखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए तो इसको भी मिटा दीजिए। दूसरा पॉइंट होता है, एक एक पॉइंट होते जाएंगे, वैसे ही आप हटाते चलिए। देखिए अब क्या कंडीशन बताई जाती है लाइट की। तो लाइट में मुख्य रूप से ये है, फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म की मुख्य रूप से क्या कंडीशन होती है, फ्लावरिंग, फूलों का खिलना लाइट पर ही निर्भर रहता है। देखे होंगे मैक्सिमम जो फूल हैं वह मुख्य रूप से लाइट में ही खिलते हैं, यानी फ्लावरिंग। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, फ्लावरिंग, ठीक है। मैटिंग, प्रत्येक एनिमल का, प्रत्येक जो एनिमल होते, मानव की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप कहोगे कि सर लाइट में करते हैं कि मैटिंग मतलब मेल और फीमेल का मिलना, मैटिंग कहलाता है। मेल फीमेल का मिलना क्या कहलाता है बच्चों, मैटिंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, मैटिंग के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना। तो कुछ जो जातियां, मानव को छोड़ दिया जाए तो कुछ जो स्पीसीज होती है वह प्रकाश की उपस्थिति में मुख्य रूप से एक विशेष सीजन में ही आने पर ही मैटिंग का कार्य करती हैं लाइट में। कुछ पक्षी जो होते हैं, कुछ एनिमल जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो माइग्रेट होते हैं, वह भी मुख्य रूप से किस पर, लाइट में ही माइग्रेट होते हैं। तो माइग्रेट लिख दिया जाए, ठीक है। फिर आपका आता है फॉर फॉरेजिंग। क्या फॉरेजिंग क्या होता है, क्या फॉरेजिंग क्या है, फॉरेजिंग का मतलब होता है खाना। आपने एक शब्द सुना होगा, आपने एक शब्द निश्चित सुना होगा, डायूर्नल। एनिमल डायूर्नल होते हैं। कैसे होते हैं, डायूर्नल, रेथम वाले होते हैं। कुछ दिन में चलते हैं, कुछ रात्रि को चलते हैं, जिनको दिनचर और रात्रिचर के नाम से जाना जाता है। यानी कि दिन में प्रकाश रहता है, लाइट रहती है, लेकिन रात में लाइट नहीं रहती है। तो लाइट वाले मुख्य रूप से आपके लाइट में चलते ही दिखाई देंगे। उल्लू, उल्लू देखा है कि रात्रिचर होता है, तो स्वाभाविक है डायूर्नल कंडीशन एनिमल। यहां लिख दूं, डाई यूरिनल कंडीशन। एनिमल में क्या कंडीशन होती है, डाई यूरिनल रेथम मुख्य रूप से पाया जाता है। मेटिंग का भी प्रभाव पड़ता है, माइग्रेट का भी, और फॉरेजिंग यानी खान पान। क्या, खान पान मुख्य रूप से यानी रात्रिचर होते और दिनचर होते, ये मुख्य रूप से आपका ध्यान में। माइग्रेशन में जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल, साइबेरियन पक्षी जो होता है, क्या, साइबेरियन क्रेन जिसको कहा जाता है, वह मुख्य रूप से लाइट में ही मुख्य रूप से एक आने पर माइग्रेट करने लगता है। तो इस प्रकार से आपको क्या बताना है ये। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल आपके और भी कुछ हैं क्या। चलिए रोडोफाइसी के एल्गी के ऊपर चर्चा करते हैं। रोडोफाइसी के एल्गी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो डीप सी ओशियन, डीप सी, ये यहां लिखूं, दिखाई देगा,
डीप सी ओशियन यानी समुद्र की गहराई वाला एरिया। तो यहाँ रोडोफाइसी सरवाइव कर जाते हैं। क्या रोडोफाइसी मुख्य रूप से सरवाइव कर जाते हैं। सनलाइट नहीं पहुंच रही है। देखिए यहां मुख्य रूप से क्या कंडीशन है कि इस एरिया में गहराई में मुख्य रूप से क्या नहीं पहुंच रहा है, सनलाइट नहीं पहुंच रही है। क्या नहीं पहुंच रही है बच्चों, सनलाइट नहीं पहुंच रही है। तो स्वाभाविक है कि मतलब मैं बात कर रहा हूं 500 मीटर, क्या 500 मीटर वाले की बात मैं कर रहा हूं। तो इस जगह में आपके बना दूं रेड एल्गी बना दूं। ये क्या है, रेड एल्गी सरवाइव कर रहा है। क्या कर रहा है, रेड एल्गी मुख्य रूप से सरवाइव कर रहा है। जबकि यहां क्या नहीं पहुंच रहा है, प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, सनलाइट, ये सूर्य भगवान बना दें, यहां मुख्य रूप से क्या नहीं पहुंच रहा है, सनलाइट नहीं पहुंच पा रहा है। उसके बाद भी मुख्य रूप से क्या करते हैं, तो ये सरवाइव करते हैं। ये कैसे सरवाइव कर जाते हैं, एक एग्जांपल दिया रोडोफाइसी के अंतर्गत आने वाला रेड एल्गी का, लाल शैवाल का अंतर्गत दिया गया है। तो वहां क्या होते हैं कि ऊपर वालों को, जो नीचे वाले एनिमल होते हैं, लाइट नहीं पहुंचते तो नीचे वाले ऑर्गेनिज्म ऊपर वाले ऑर्गेनिज्म को खाते रहते हैं। नीचे वाले ऑर्गेनिज्म जहां तक सनलाइट नहीं पहुंचता है तो वहां नीचे के ऑर्गेनिज्म हो गए, वो ऊपर वाले ऑर्गेनिज्म को खाने लगता है और सरवाइव करता रहता है। लेकिन ऐसे को क्या कहेंगे, बेथिक। जो रेड एल्गी होता है वो मुख्य रूप से कैसे सरवाइव करता है, रेड एल्गी मुख्य रूप से किस प्रकार से सरवाइव करता है कि वहां आपका जो कंडीशन रहती है कि पानी के अंदर ब्लू लाइट गहराई तक पहुंचती है। पानी के अंदर जो है वह ब्लू लाइट गहराई तक पहुंचती है। तो जिस कारण से मुख्य रूप से ये रेड एल्गी जो है वह ब्लू ग्रीन एल्गी को कंज्यूम करता है। रेड एल्गी मुख्य रूप से या ब्लू ग्रीन एल्गी को पर फीड करते रहता है या खाता रहता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से क्या होता है, रेड एल्गी वहां अपने आप को सरवाइव करता रहता है अत्यधिक गहराई में। क्यों, क्योंकि मुख्य रूप से वहां ब्लू लाइट पहुंच रही है, इस वजह से ये रेड एल्गी मुख्य रूप से सरवाइव कर रहा है। तो ये आपको क्या बताना है, डीप सी ओशियंस का एक एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि रेड एल्गी मुख्य रूप से समुद्र की गहराई में क्यों मुख्य रूप से सरवाइव कर जाता है, क्यों सरवाइव कर जाता है। तो पानी के अंदर मुख्य रूप से ब्लू लाइट पहुंच जाती है, इस कारण से वह मुख्य रूप से कंज्यूम होता रहता है, वह कंज्यूम मुख्य रूप से करता रहता है, मतलब खान पान अपना करता रहता है, मतलब जो भी है। तो इस चीज को मुख्य रूप से आप लाइट के अंतर्गत बस इतना बहुत है पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है सॉइल। सॉइल तो देख लीजिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर है ही। क्यों, क्योंकि सारे के सारे जो वेजिटेशन है वह मुख्य रूप से सॉइल में ही ग्रो करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चर्चा करते हैं मिटाल कर। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, तो मिटाल दूं मैं, चलिए ये भी मिटल गया, गया काम से। देखिए तो क्या बताया जाए, अब अपना केवल सॉइल बचा हुआ है। ए बायोटिक फैक्टर में क्या बचा हुआ है, सॉइल बचा हुआ है। सॉइल इतना ज्यादा वो नहीं है। सॉइल में आप तो ये ध्यान रख लीजिए कहाँ मिट्टी होती है, अलग अलग एरिया की मिट्टी अलग अलग होती है, ये सभी को पता है। तो स्वाभाविक है कि उस एरिया का पीएच मिट्टी का अलग होगा, साल्ट कंडीशन मुख्य रूप से अलग होगी वहाँ, क्या वेदरिंग प्रोसेस मुख्य रूप से अलग होगा, क्लाइमेट अलग होगा। तो ये कहा जाता है कि डिफरेंट एरिया का जो साल्ट प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट एरिया की जो साल्ट प्रॉपर्टी जो वह डिफर डिफर होगी। कैसे डिफर डिफर होती है कि वह मिट्टी किस प्रकार से बनी है, ट्रांसपोर्टेशन से मिट्टी आई कि सेडिमेंट्री कंडीशन में मुख्य रूप से डेवलप हुई है। वह जो सॉइल है वो मुख्य रूप से कैसे, या तो ट्रांसपोर्ट होकर आई होगी या फिर सेडिमेंट्री कंडीशन में वह डेवलप होगी। तो प्रत्येक एरिया की सॉइल प्रॉपर्टी डिफर होती है। कैसे डिफर होगी, स्वाभाविक है कि पीएच डिफर होगा, प्रत्येक एरिया के उसका पीएच डिफर होगा, क्लाइमेट डिफर होगी, वेदरिंग कंडीशन मुख्य रूप से क्या होगा, डिफर होगा, क्या
वेदरिक कंडीशन डिफर होगा, वह सॉइल किस प्रकार से बनी है, यानी कि ट्रांसपोर्ट होकर आई है या सेडिमेंट्री सॉइल डेवलप, यानी कि ये कहा गया ट्रांसपोर्ट होकर आई है या सेडिमेंट्री के द्वारा मुख्य रूप से डेवलप हुई है। तो ये कंडीशन मुख्य रूप से सॉइल की होती है। तो वहां का जो वेजिटेशन है, वह मुख्य रूप से प्रत्येक एरिया के जो फल हैं, ये नहीं है कि यहाँ के पेड़ पौधे किसी दूसरे एरिया में उग जाएंगे, वहां उगाने के लिए वह क्लाइमेट, इनके जो क्लाइमेट है वह क्लाइमेट मुख्य रूप से डेवलप करना पड़ेगा, वो पीएच डेवलप करना पड़ेगा, वेदरिंग कंडीशन मुख्य रूप से डेवलप करनी पड़ेगी। ये विशेष ध्यान आप देना। तो कुछ नहीं है इसमें सॉइल में, ज़्यादा से ज़्यादा आपका यही है कि पेड़ पौधे जो जल को प्राप्त करते हैं वह मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं, एवं साल्ट भी मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी में ही पाए जाते हैं। तो वह उन पेड़ पौधों को ग्रहण करता है और मजबूती से सादे रखने का मुख्य रूप से ये कार्य करती है। तो इतना आपको सॉइल एबायोटिक फैक्टर में पढ़ना है। अब मुख्य रूप से ये एबायोटिक फैक्टर पढ़ गए, तो एबायोटिक फैक्टर ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। सॉरी, ये सॉइल सॉइल लिख दिया, सॉइल होता है ये, सॉइल, जिससे ध्यान रखना सॉइल है, सॉइल नहीं है। ध्यान नहीं दे पाते हैं एक्चुअली, है क्या, जल्दी जल्दी में लिखने का पड़ता है कि जल्दी जल्दी सिलेबस हो जाए। तो देखिए, तो अब क्या रहता है, रेस्पॉन्स टू ए बायोटिक फैक्टर। अब क्या पढ़ेंगे आप, रेस्पॉन्स टू ए बायोटिक फैक्टर। रेस्पॉन्स टू ए बायोटिक फैक्टर का मतलब क्या हुआ, यानी कि ए बायोटिक फैक्टर के प्रति क्या रेस्पॉन्स है ऑर्गेनिज्म का, ए बायोटिक फैक्टर के प्रति क्या रेस्पॉन्स है ऑर्गेनिज्म का, इस चीज की स्टडी मुख्य रूप से इसमें की जाएगी। तो किस प्रकार से, किन किन पॉइंट्स में करेंगे आप लोग, रेगुलेट, किस में की जाएगी, रेगुलेट में की जाएगी, कॉरफॉर्मर, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मुख्य रूप से आता है माइग्रेट, माइग्रेट, और चौथा जो पॉइंट आता है वह मुख्य रूप से आपका क्या है, सस्पेंड। ये इन चार पॉइंट को लेकर आप और हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मुख्य रूप से है रेगुलेट, यानी प्रत्येक एनिमल को, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को अपने आप को रेगुलेट करना पड़ता है, नियंत्रित करना पड़ता है उस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए। चाहे टेम्परेचर की मैं बात कर लूं, चाहे वाटर के साल्ट की मैं बात कर लूं, चाहे मैं मुख्य रूप से आपके सॉइल की बात कर लूं, चाहे लाइट की बात कर लूं, यानी प्रत्येक एनिमल को अपने आप को जीवित बनाए रखने के लिए यानी एडॉप्ट करना पड़ेगा। एडेप्टेशन शब्द आ गया, देखिए एडेप्टेशन में अलग से टॉपिक लेकर बताऊंगा। तो रेगुलेट करने के लिए जैसे होम्योस्टेसिस कंडीशन है, टेम्परेचर अपनी बॉडी का एक जैसा बना रहे, ऑस्मो रेगुलेशन मुख्य रूप से यानी कि साल्ट कंडीशन अपनी बॉडी में एक जैसी बनी रहे, पानी मुख्य रूप से अपनी बॉडी में एक जैसी बनी रहे, तो ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य अपनी बॉडी में किडनी के द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मुख्य रूप से लेके चल रहा हूं, जैसे ये एक्सटर्नल कंडीशन है, एक्सटर्नल लेवल मान लें, और ये इंटरनल लेवल। यहां का टेम्परेचर मुख्य रूप से क्या है, देखिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं टेम्परेचर से बात, -10 डिग्री सेल्सियस, 15, 0, 10, 20, 25, 30, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखते चलिए कौन कौन से टेम्परेचर हैं जो आपको मुख्य रूप से करना है। ऐसे ही मुख्य रूप से इधर मान लीजिए 0.5 से ले लें, 5 से -5, -10, 5, 10,
नहीं 10, फिर 5, फिर 0 आया, ये इस प्रकार से ये यहाँ 5 ले लें, 0 आया। अब इसके बाद 10 आया, इसके बाद 15 आया, इसके बाद 20 आया, 13, ये टेम्परेचर है। सपोज दैट ये बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है, ये बॉडी के बाहर का टेम्परेचर है, जो मेंटेन किस प्रकार से करना है। दो प्रकार के एनिमल होते हैं, एक वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। वार्म ब्लडेड जो एनिमल होते हैं वह अपने बॉडी को मेंटेन टेम्परेचर हमेशा किए रहते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन किए रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप और हम लोग आते हैं, मैमल्स आते हैं, वर्ड्स आते हैं, फ्यूज मतलब मैमल्स, वर्ड्स और फ्यूज मुख्य रूप से क्या आते हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स आते हैं और फ्यू इनवर्टिब्रेट्स आते हैं वार्म ब्लडेड के अंतर्गत। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं रखते हैं, इनका जीवन भर बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा बना रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप और हम लोगों की बॉडी का टेम्परेचर जो रहता है वह 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, और यह 37 डिग्री सेल्सियस सदैव बना रहता है। ये नहीं है कि गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस पड़ने लगा तो टेम्परेचर अपनी बॉडी का 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो फ्राई हो जाएंगे, या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रह गया तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये कंडीशन नहीं होगी। हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, सिर्फ डिसीज कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्या आता है, यानी रेगुलेट। सपोज दैट के मुख्य रूप से यहाँ ये 20 सीधे में लिख दूं तो जिससे जल्दी हो जाएगा 30, और ये 40 तो स्वाभाविक इसके बीच का 37, तो इस जगह मुख्य रूप से रेगुलेट है। ये कंडीशन क्या कहला रही है, रेगुलेटर्स कहला रही है। ये कंडीशन क्या कहला रही, रेगुलेटर कहला रही है। दोबारा से लाइन खींचो जरा, यानी एग्जाम्पल आप क्या क्या दे सकते हैं इसके अंतर्गत, मैमल्स, एबीज, फ्यू, लोअर वर्टिब्रेट्स और फ्यू इनवर्टिब्रेट्स। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए नहीं तो मैं बोलता हूं तो तब लिख लिया करें। एबीज है, मैमल्स है, फ्यू लोअर वर्टिब्रेट और फ्यू इनवर्टिब्रेट, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक जैसा सदैव बनाए रखते हैं, यानी कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, होम्योस्टेसिस कंडीशन करते हैं। होम्योस्टेसिस मतलब अपनी बॉडी का एनवायरनमेंट सदैव एक जैसा बना रहे चाहे कोई भी कंडीशन हो। आप देखते हो तो दौड़ लगाते हैं तेजी से। चलिए होम्योस्टेसिस यही चर्चा मैं कर लेता हूं। वाल्टर कैनन नामक वैज्ञानिक ने ये सब दिया था। होम्योस्टेसिस, वाल्टर कैनन नामक वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से सबसे पहले ये वर्ड दिया था। इस कंडीशन में क्या होता है कि टेम्परेचर मेंटेन बना रहता है। फर्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर मेंटेन, ऑस्मो रेगुलेशन, हार्ट बीट मेंटेन, जो भी कहना चाहें। आप लोगों ने देखा होगा पेड़ पौधे कमरे में बंद हैं, गति किस और एक झरोके से आपको उनको क्या मिल रहा है, सूर्य प्रकाश मिल रहे हैं, तो उसी साइड करने लगते, यानी कि ये जीवित रहना तो इनको करना पड़ेगा कंडीशन। ये एग्जाम्पल इसमें नहीं दे पाओगे, ये विशेष ध्यान रखना। नहीं आप ये कह दो कि एक बच्चे ने ये कहा कि सर इसका एग्जाम्पल इसमें दे दें, नहीं भैया, स्वाभाविक है कि उसके ये तो मुख्य रूप से आपके मॉर्फोलॉजिकल मतलब ये उस साइड तना गति करने लगा। अपने को बताना है कि अपनी बॉडी के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वह एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के अनुरूप सदैव एक जैसा बना रहे। एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर कैसा भी रहे लेकिन अपनी बॉडी का एनवायरमेंट हमेशा एक जैसा बना रहे, उसी को क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। ऐसा वाल्टर कैनन का मानना था।
टेम्परेचर मेंटेन, चाहे आपका माइनस में टेम्परेचर क्यों ना चला जाए लेह लद्दाख में, लेकिन वहां अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो रहता हुआ 30 से, कैसे सिवरिंग कंडीशन करते, कप कपी करते हैं, तो इस दौरान क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, जिससे कि मुख्य रूप से क्या बना रहता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन बना रहता है। गर्मी के दौरान आप लोगों ने देखा होगा 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी आप और हम लोगों की फ्राई नहीं होती, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर बॉडी का पाया जाता है। कैसे पाया जाता है कि पसीना, स्वेट ग्लैंड मुख्य रूप से एक्टिव हो जाती है, उस दौरान स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाती है और पसीने का स्रावण करती है, और पसीना जैसे निकलता है तो आप देखते ठंडक, अपनी बॉडी कूल हो जाती है, हो जाती कि नहीं हो जाती, तो ये बॉडी मेंटेन है। पानी की कमी जब होती है तो मुख्य रूप से या अधिकता होती है, तो उस दौरान किडनी ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है। ऑस्मो रेगुलेशन यानी पानी की कमी है तो मुख्य रूप से यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा, पानी की अधिकता है तो यूरिन का फॉर्मेशन अधिक होगा, ये कार्य मुख्य रूप से ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। हार्ट बीट मेंटेन बनी रहती है, जैसे आपको तेज दौड़ना है, कुत्ते को पीछे छोड़ दो तो आप तेज दौड़ रहे 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 दौड़ रहे, ये दौड़ रहा हूं मैं, देखिए। अब जब रनिंग करेंगे तो स्वाभाविक है कि मुख्य रूप से क्या होगा कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, बढ़ गई हार्ट बीट। अब ये धीरे से फिर बाद में जैसे आराम करते तो हार्ट बीट कम हो जाती, ये नहीं है कि हार्ट बीट बढ़ गई तो एक वो बनी रहेगी। तो स्वाभाविक क्या कहा जा रहा है कि अपनी बॉडी का इंटरनल एनवायरमेंट एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अनुरूप हमेशा सदैव एक जैसा बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी एनवायरनमेंट, तो वही कंडीशन होम्योस्टेसिस कहलाती है, ये रेगुलेट बने रहे वार्म ब्लडेड। अब एक कंडीशन मुख्य रूप से क्या होता है आपके कॉनफॉर्मर कंडीशन क्या होती है, क्या कॉनफॉर्मर, ये आर बनाना था, एन बनाना था, आर बन गया, कॉनफॉर्मर कंडीशन क्या होती है, तो सुन लीजिए मुख्य रूप से कॉनफॉर्मर कंडीशन क्या होती है। सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या कहा जाता है कि यहां से क्या, ये देखिए ये जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, ये तो क्या होगा, स्वाभाविक है कि उनकी तो फ्राई बन जाएगी, जीवों की क्या फ्राई बन जाएगी। अधिकांश पेड़, ऑल प्लांट्स इन कॉनफॉर्मर के अंतर्गत आते हैं, और 99 जो एनिमल है वो इसी के अंतर्गत आते हैं, 99% एनिमल जो है वह इसी के अंतर्गत आते हैं। यहां लिख दिया जाए ऑल प्लांट्स एंड 99% एनिमल कॉनफॉर्मर ही होते हैं। कौन से होते हैं, कॉनफॉर्मर ही होते। सीधे जा रहे, वहां जाकर मुख्य रूप से क्या होता है कि ये नहीं है कि बढ़ता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा, तो उस दौरान मुख्य रूप से क्या करते हैं कि ये एनिमल किस मतलब टेम्परेचर अत्यधिक देखा और वहां वो नहीं रह पा रहे, तो वह ठंडे वाले स्थान पर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, ठंडे वाले स्थान पर आ जाते हैं, यानी कि धूप में नहीं निकलते हैं। मुख्य रूप से क्या होगा, ये एनिमल धूप में नहीं निकलेंगे, तो ये कंडीशन क्या कहलाती, कॉनफॉर्मर कहलाती है। एक कंडीशन मुख्य रूप से और आती है कि जब टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, यहां तक ये कॉनफॉर्मर कंडीशन में रहता है, ये फिर क्या होता है, ये एनिमल अपने आप को रेगुलेट करने लगते हैं। ये एनिमल क्या करने लगते हैं, रेगुलेट करने पर लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम्पल, मतलब बोरोस एनिमल्स का नाम दे दूं, जो बिलकारी जंतु होते हैं, वो अत्यधिक टेम्परेचर में नहीं रह पाते। मैं आपको बता दूं, चाहे फिशेज हो, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये मुख्य रूप से क्या होते हैं कि जैसे धूप लेने के लिए शुरू का जो सनलाइट जैसी निकलती है, सूर्य प्रकाश के जैसे दर्शन होते हैं, तो ये बाहर आ जाते हैं, धूप ले ली इन्होंने। अब जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो स्वाभाविक इनका भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, तो ये देखिए बढ़ता चला जा रहा है कॉनफॉर्मर। लेकिन जैसे बहुत अत्यधिक बढ़ता है तो उस दौरान ये अपने आप को मेंटेन करने लगती है। ये क्या करने लगते, मेंटेन करने लगते, यानी इस स्थिति को क्या कहने लगते, पार्शियल रेगुलेटर कहा जाता है। इस स्थिति को क्या कहा जाएगा, पार्शियल रेगुलेटर कहते हैं। ये रेगुलेटर मतलब सदैव बने रहते हैं, वातावरण कुछ भी बना रहा है बाहर का, हमेशा बने रहते हैं।
इसमें मुख्य रूप से ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब इसके कॉनफॉर्मर के अंतर्गत आते हैं कि बढ़ता चला जाता, फिर ये धूप में जाना बंद कर देते हैं। यहाँ पार्शियल रेगुलेटर में मुख्य रूप से क्या होता है कि पहले कॉनफॉर्मर होते हैं, ये एनिमल पहले कॉनफॉर्मर होते हैं, लेकिन बाद में ये अपने आप को रेगुलेटर करने पर लगते हैं, यानी एक निश्चित टेम्परेचर पर जाकर अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं। ये एक पॉइंट जो है निश्चित टेम्परेचर का है, ये इस जगह जाके इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को रेगुलेट करने लगे। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, पार्शियल रेगुलेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्शियल रेगुलेटर के नाम से जाना जाता है। तो एक चीज मुख्य रूप से आपका क्या होता है, ये कॉन्फॉर्मर कंडीशन है। ये कौन सी है, रेगुलेट, ये कॉन्फॉर्मर। अब आता है माइग्रेट। आप लोगों ने देखा है कि पक्षियों को उड़ते देखा होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे साइबेरिया में रहने वाला जो साइबेरियन क्रेन पक्षी जो है, वह राजस्थान के भरतपुर में, एक पार्क है क्योलाडा, क्या क्योलाडा एक नेशनल पार्क है, उसमें अंडे देने आते हैं, क्योंकि साइबेरिया में अत्यधिक ठंड पाई जाती है। तो वहां जो साइबेरियन क्रेन पाए जाते हैं, उसे सर्दी से बचने के लिए अंडे देने भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर में जो नेशनल पार्क है क्योलाडो नेशनल पार्क, उस नेशनल पार्क में मुख्य रूप से आते हैं। तो यानी माइग्रेट हो रहे हैं, अपने को बचाए रखने के लिए मुख्य रूप से ये क्या हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, माइग्रेट होते हो। कौन सा पार्क का नाम लिख लीजिए, क्योलाडो नेशनल पार्क, जो भरतपुर जिले में राजस्थान राज्य में पाया गया, वहां मुख्य रूप से आते हैं। तो एक कंडीशन मुख्य रूप से आपको ये ध्यान में रखनी है। फिर आपका यही माइग्रेट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना किसी भी उसके लिए, तो वो कंडीशन माइग्रेट कहलाती है। फिर आता है सस्पेंड। भैया सारी कंडीशन हो गई, जब वो नहीं हो पा रहे तो सस्पेंड कर दो। क्या कर दें, इनको सस्पेंड कर दें। सस्पेंशन में जो कंडीशन रहती है वो 3 प्रकार की होती है। हिबरनेशन कंडीशन होती है, हाइबरनेशन, कौन सी कंडीशन, हाइबरनेशन है। एस्टिवेशन कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है बच्चों, हाइबरनेशन है, एस्टिवेशन कंडीशन है और डाइपॉज कंडीशन है। 3 कंडीशन मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आती है, सस्पेंड के अंतर्गत आती है। तो हाइबरनेशन में मुख्य रूप से सीधी सीधी आपकी क्या बताया जाता है, पहले इसकी वो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ मिटाल कर इसको। चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, में मिटा रहा हूँ। सस्पेंड कंडीशन बता दो बस, रेस्पॉन्स की ये लास्ट कंडीशन है भाई मेरे, रेस्पॉन्स टू ए बायोटिक फैक्टर की लास्ट कंडीशन है। देखिए सस्पेंड में मुख्य रूप से क्या बताया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा बैक्टीरिया, फंजाई, क्या बैक्टीरिया है, फंजाई है, लोअर प्लांट्स हैं, क्या लोअर प्लांट्स है, वेरियस काइंड ऑफ थिक वाल, मतलब चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो या लोअर प्लांट्स हैं। अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने आप ऊपर एक वाल डेवलप कर लेते हैं और दुबके डले रहते हैं, यूं डले रहते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन इनके लिए आती है, फिर से ये आके वर्ल्ड को हटाकर मुख्य रूप से अपने आप को ग्रो करने लगती है। ये कंडीशन सस्पेंड कंडीशन कहलाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में माँ और बाप होते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वह माँ के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। क्यों, क्योंकि माँ उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर में रहती है। बच्चों को पिताजी यदि डांटते हैं, बच्चों को डांटो मत भैया, क्या गलती होगी, डांटने से मना करती है, प्यार से समझा दो, क्यों डांट रहे हो उसको, ऐसे कहते हैं। तो स्वाभाविक है क्या कंडीशन हुई कि माँ उसकी सर्विस के लिए चली गई, तो बच्चा जो है वो डरा सहमा बैठा रहेगा कोने में कि भैया चलो अभी हमारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, अभी हमारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। क्यों, क्योंकि पिताजी के सामने कुछ करोगे तो पिताजी खा जाएंगे, हमको डांटेंगे, फटकारेंगे। जैसे ही माँ आ जाती है तो वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन आ गई, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन आ गई, तो वह फिर से मुख्य रूप से वह एक्टिविटीज करने लगता है। ये एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये एक समझाने का तरीका है कि जो मैंने आपको बताया। यानी कि बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं या लोअर प्लांट कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं, वह अनफेवरेबल कंडीशन में मुख्य रूप से क्या करते हैं, अपने ऊपर एक थिक वाल्ड बना लेते हैं, जिससे कि मुख्य रूप से
जब तक इनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं आती है, जब तक ये सुरक्षित बने रहते हैं, और जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है तो वह वाल से बाहर आकर अपने आप को ग्रो करने लगते हैं। तो उस दौरान इन्होंने अपने आप को बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर कैटेगरी के जो प्लांट्स थे वो सस्पेंड बनाए रखा। क्या बनाए रखा? सस्पेंड बनाए रखा। जैसी फेवरेबल कंडीशन आई तो फिर से मुख्य रूप से ये ग्रो करने लगते हैं। ऐसी एनिमल्स के लिए देख लें हाइबरनेशन कंडीशन। क्या हाइबरनेशन कंडीशन मुख्य रूप से होती है? एस्टिवेशन कंडीशन और डाइपॉज कंडीशन। क्या इसमें आप एग्जांपल वियर, इसमें आप दे सकते हैं स्नेल एंड फिश, ये समर और ये कोल्ड। और डाइपॉज मतलब है कुछ जू प्लैंकटन। क्या इसके अंतर्गत मुख्य रूप से एग्जांपल क्या? जू प्लैंकटन। तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? सस्पेंड कंडीशन कहलाती है। आपको मैं सस्पेंड कंडीशन को एक बार मतलब अपनी एनसीईआरटी की बुक से मुख्य रूप से बता देता हूं कि इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स वेरियस काइंड्स ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्स आर फाउंड व्हिच हेल्प देम टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। बैक्टीरिया है, फंजाई है, लोअर प्लांट है, क्लियर लिखा हुआ है, उनके स्पोर्स के चारों ओर मुख्य रूप से एक वाल्ड बन जाती है, उनके चारों ओर मुख्य रूप से एक थिक वाल्ड बन जाती है अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है। दीज जर्मिनेट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सुइटेबल एनवायरमेंट। ये मुख्य रूप से कब जर्मिनेट होते हैं? जब इनके लिए, मैंने सुइटेबल एनवायरमेंट इसमें लिखा, मैंने क्या बोला था? फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तब मुख्य रूप से ये जर्मिनेट होते हैं। फिर इसके बाद में मुख्य रूप से क्या लिखा हुआ देखें, चलो छोड़ो, अपन तो इस पे आते। इन एनिमल द ऑर्गेनिज्म इन अनएबल टू माइग्रेट। यदि ऑर्गेनिज्म माइग्रेट करने के लिए अनएबल है तो उस कंडीशन में मुख्य रूप से क्या होता है? माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाई एस्केपिंग इन टाइम। तो उस दौरान मुख्य रूप से उस समय के लिए वह क्या करता है? अपने आप को माइग्रेट नहीं होने देता है। द फैमिलियर केस ऑफ वियर गोइंग इनटू हाइबरनेशन। फैमिलियर केस में वियर्स गोइंग इनटू हाइबरनेशन, गोइंग इनटू कहां? हाइबरनेशन। वियर क्या हाइबरनेशन कंडीशन में मुख्य रूप से जो एनिमल्स होते हैं गोइंग इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर। वियर मतलब ये वियर नहीं है, बियर यानी पहने। सर्दी के दौरान मुख्य रूप से क्या होते हैं? जो एनिमल होते हैं वो आप और हम लोग क्या करते हैं? आप और हम लोग क्या करते हैं? कुछ कपड़ों को पहन लेते हैं। कपड़ों को क्या करते हैं? कुछ धारण कर लेते हैं। बियर मतलब पहनना, तो कपड़ों को धारण कर लिया। फिर आपका ये फिश है, बहुत गलतियां मैं मतलब स्पेलिंग में भूल जाता हूं जल्दी जल्दी में लिखने में, ठीक है। विंटर सीजन में कपड़े पहन लिए, एस्केप इन टाइम मतलब उस टाइम में पहन लिए। फिर सम स्नेल एंड फिश गो इनटू एस्टिवेशन टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम, हीट एंड। तो देखिए गर्मी के दौरान मुख्य रूप से क्या होता है? तो उस दौरान एस्टिवेशन कंडीशन कर लेती है फिश और स्नेल, मतलब पानी की गहराई में मुख्य रूप से चले जाते हैं। फिर आपके मैनी अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मैनी जू प्लैंकटन स्पीसीज इन लेक्स एंड पॉन्ड्स आर नॉन टू एंटर डाइपॉज। मतलब जो अनफेवरेबल कंडीशन मुख्य रूप से जो आती लेक और झील में पाए जाने वाले जू प्लैंकटन के लिए, जू प्लैंकटन लिखा है ना एग्जांपल में, देखिए जू प्लैंकटन के लिए आती है, तो वह मुख्य रूप से क्या होते हैं? डाइपॉज हो जाते हैं, बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं। ये जैसे ही मुख्य रूप से इनके लिए फेवरेबल कंडीशन आती है तो वह मुख्य रूप से क्या करने? अपने आप को फिर ग्रो करने लगते हैं। तो सस्पेंड का मतलब ये हुआ कि सीधे सीधे अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को चुप्पी साधे डले रहो और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आए तो बाहर निकाल आओ। तो ये तरीका ध्यान में रखिए। जैसे सर्दी में आप और हम लोग कपड़े पहन लेते हैं, जैकेट के ऊपर जैकेट, जैकेट के ऊपर सर्दी के ऊपर मुख्य रूप से आपके जर्सी के ऊपर जर्सी टोपा लगा लेते, अपने आप को बचा लेते हैं। गर्मी में क्या करूं? टेम्परेचर अधिक बढ़ता जा रहा है तो भैया बिल्कुल निकलो मत,
एसी कूलर या सहयोग उसका ले लो, और या फिर मुख्य रूप से कोई अब मजदूरी करना है, मजदूरी वाला कैसे छाया में रहेगा, रोटी खाना है, तो मुख्य रूप से काम करने पर कुछ देर बाद पेड़ के नीचे बैठ जाता है, तो मुख्य रूप से ये जो कंडीशन है एस्टिवेशन कंडीशन, क्या ठीक है। तो ये आपके क्या रेस्पॉन्स टू मुख्य रूप से किसके लिए बताया गया, एबायोटिक फैक्टर में मुख्य रूप से आपको बताया गया। फिर कुछ थोड़ी सी चीज़ें मैं मुख्य रूप से और बताना चाहूँगा सस्पेंशन में, कि छोटे साइज के जो एनिमल होते हैं आपके इसमें, मतलब आपके कॉर्न फार्मर में मैं बताना चाहिए था, कॉर्न फार्मर में बताना चाहिए था, छोटे साइज के जो एनिमल होते हैं जैसे हमिंग बर्ड्स है और श्रू है, हमिंग बर्ड्स और श्रू जो है, ये तो इतना ही है। तो मैं एक कुछ एग्जाम्पल मतलब आपके देना चाह रहा हूँ। कॉर्न फार्मर में आपके जैसे छोटे पक्षी जो होते हैं या छोटे जो जीव होते हैं उनका सरफेस एरिया बड़ी की अपेक्षा अधिक होता है, यानी वॉल्यूम बड़े एनिमल का अधिक होता है, लेकिन सरफेस एरिया मुख्य रूप से छोटे जो एनिमल होते हैं उनका अधिक होता है। तो क्या होता है कि वो जो एनिमल हैं वह मुख्य रूप से सीधे सीधे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में कठिनाई होती है। छोटे एनिमल जैसे हमिंग बर्ड्स हैं, श्रू हैं, उनको मुख्य रूप से क्या होता है, उन छोटे एनिमल या हमिंग बर्ड्स और श्रू को जो है वह बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में कठिनाई होते हैं। तो कॉर्न फार्मर के अंतर्गत आपका ये कॉर्न फार्मर में तैयार करना था क्या क्या, जैसे हमिंग बर्ड और श्रू, तो ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज में कैसे होते हैं, स्मॉल एनिमल हैं, तो इनको टेम्परेचर मेंटेन करने में कठिनाई होगी, क्योंकि सरफेस एरिया अधिक होता है इनका, सरफेस एरिया छोटे एनिमल का मुख्य रूप से कैसा होता है, अधिक होता है, ये विशेष ध्यान रखना। बड़े एनिमल का सरफेस एरिया कम होता है जबकि वॉल्यूम मुख्य रूप से उनका अधिक होता है, ये चीज आपको ध्यान में मुख्य रूप से रखनी है। यानी स्मॉलर एनिमल आर नॉट फाउंड इन पोलर एरिया, तो ये जो एनिमल है इस हमिंग बर्ड और श्रू, ये मुख्य रूप से पोलर एरिया में नहीं पाए जाएंगे। क्या, स्मॉलर एनिमल आर नॉट फाउंड इन पोलर एरिया, ये बर्गमैन्स का रूल है, लिख दूं, एक वैज्ञान तो उन्होंने कहा होगा बर्गमैन्स रूल क्या होता है, इनके अकॉर्डिंग स्मॉलर एनिमल आर नॉट फाउंड इन पोलर एरिया। देखा है, आप और हम लोगों की लंबाई कम है क्योंकि गर्मी वाले इलाके के लोग हैं। किस इलाके के लोग हैं, गर्मी। जो ठंड वाले इलाके होते हैं वहां के लोगों की लंबाई अत्यधिक होती है, तो इस वजह से सीधे सीधे लिख दिया। बर्गमैन्स ने क्या कहा, स्मॉलर एनिमल आर नॉट फाउंड इन पोलर एरिया, यानी ठंडे वाले जो इलाके हैं उन एरिया में मुख्य रूप से बड़े एनिमल ही निवास कर सकते हैं, छोटे एनिमल निवास नहीं करते हैं। ये आपका कौन सा, बर्गमैन्स का रूल है, ये ध्यान में रख लेना। फिर एक एलन रूल्स आता है, ये क्या है, एलन रूल्स ये कह रहे हैं कि मुख्य रूप से जो कोल्ड एरिया में रहने वाले लोग हैं, पोलर एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनकी बॉडी के जो एक्सट्रीमिनिक हैं, यानी कि ये जैसे नाक है, नाक छोटी होगी पतली होगी, विशेष ध्यान रखना, नाक छोटी होगी पतली मुख्य रूप से होगी, जबकि वार्म एरिया यानी गर्म एरिया के लोगों की नाक मुख्य रूप से चौड़ी होती है, ऑर्गन अत्यधिक बड़े होते हैं, ये विशेष ध्यान रखना। उसी रूल को क्या कहा जाता है, एलन रूल के नाम से जाना जाता है। तो लिख लें, जो एनिमल ठंडे इलाके में रहते हैं उनके एक्सट्रीमिटिक, जो एनिमल
कोल्ड एरिया यानी पोलर एरिया, लिख दूं पोलर एरिया में रहते हैं उनके एक्सट्रीमिटिक, क्या उनके एक्सट्रीमिटिक, यार आर नहीं लिख पाया, बस यही तो रहती, एक्सट्रीमिटिक स्मॉल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा पोलर एरिया, ठंडे वाले जो इलाके होते हैं, तो उनके जो नाक वगैरह होती है बिल्कुल छोटी होती है, पतली होती है, अच्छे लगते हैं। और अपने यहाँ वेस्ट इंडीज के लोग देख लो, जो गर्मी का इलाका है अपने यहाँ, तो देखोगे क्या होगा कि नाक बहुत चौड़ी होगी। नाक मुख्य रूप से कैसी होती है, चौड़ी होती, ये रीजन मुख्य रूप से रहता है। तो इतना आपको किसके अंतर्गत पढ़ना है बच्चों, एबायोटिक फैक्टर के रेस्पॉन्स के अंतर्गत स्टडी करनी है। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला जो आएगा वो अडेप्टेशन आएगा। क्या आएगा, अडेप्टेशन आएगा। अडेप्टेशन पर चर्चा करेंगे अगले पार्ट में। फिर उसके बाद आप और हम लोग पॉपुलेशन पर चलेंगे। किस पर चलेंगे, पॉपुलेशन पर चलेंगे। पॉपुलेशन में आपको डेथ रेट है, बर्थ रेट है, सेक्स रेशो है, और आपके पॉपुलेशन डेंसिटी है, पिरामिड्स हैं, इन बातों पर चर्चा मुख्य रूप से करेंगे। और फिर लास्ट रह जाएगा पॉपुलेशन इंटरेक्शन, कॉमन सेलिंग वगैरह, तो इन पर चर्चा हो जाएगी। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट।